अब ये मलून जो है बहुत बोलते रहता था इन्होंने आए उन्होंने आए। अरे भाई, पहले एक मामूली सा आशिक़ रसूल आ गया जिसकी सियासी समझ बड़े बड़े लोगों के पैरों की धूल के बराबर है, तुम्हारे सियासी कैरियर को दफन कर दिया। तो अब तुम उसमें से उठ नहीं सक रहे, जबरदस्ती के बुलडोजर को बुला लिए। किसी की माँ नहीं जनी जो मुझे आज बोलने से रोक सके, क्योंकि ये बोलने का हक मुझे किसी संगी ने नहीं, किसी खानदानी ने नहीं, इस बोलने का हक मुझे मेरे संविधान ने दिया है, जो बाबा साहेब अम्बेडकर बोलते थे एक मर्द को लाओ है, तुम मर्द थे तो एक डालना था। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अकरम अली ख़ान है। आज मैं पहली बार आप सबके बीच आ रहा हूँ ये वीडियो के ज़रिए से। इस वीडियो में आने का मेरा एक ही मकसद है सिर्फ कि जो है हमारे शहर का जो गुस्ताख़ रसूल है उसके बारे में चंद चीज़ें आप लोगों को बताना है। एक तो पहले बहुत बड़े बड़े बातें करते, क्या बोलते उन्होंने आ रहे गोशा महल को, इन्होंने आ रहे गोशा महल को, इनका ने मर्द नहीं है, उनका ने वो नहीं है, फलाने का ने दम नहीं है, ढमके का नहीं, उल्टे सीधे गैर महज़ब तरीके की ज़बान इस्तेमाल करके बातें करते रहते। तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि उनके बारे में कुछ चीज़ें आप लोगों को बता सकूँ। सबसे पहली चीज़ तो इनके ऊपर जो सबसे बड़ा जो मुझे बोलिए या सारे शहर को बोलिए या सारे देश को बोलिए, सब जहाँ पर भी हमारे मोमिन भाई हैं सबको इस पर एतराज़ है कि गुस्ताख़ रसूल है। तो मैं बोला चलो ठीक है, इनको भी इनकी जगह बताएंगे अपन। बहुत बड़े बड़े बातें करते हैं। मैं तो एक मामूली सा छोटा सा आदमी हूँ, मेरा ना कोई सियासी जो है बड़ा कोई हूँ, बस एक आम शहरी हूँ और एक आशिक़ रसूल हूँ, एक मामूली सा आदमी। तो यही बस आप लोगों को बताना है। तो इनको बताने के लिए मैं जो बोला, मैंने प्लान बनाया था कि भाई मेरा एक ही मकसद था कि मैं नॉमिनेशन डाला था गोशा महल कॉन्स्टिट्यूंसी से असेंबली इलेक्शन में। तो स्क्रूटनी के दिन काफ़ी सारे इनके साथ दूसरे भी जो कंटेस्टेंट्स थे जो है अपने रूल्स के खिलाफ वर्जी कर रहे थे नॉमिनेशन की और इलेक्शन कमीशन की, तो सबके ऊपर मैं एतराज़ात किया। लेकिन शुरू में मेरी वजह सिर्फ इनके वजह से मैं वहाँ पे गया था। फिर बाद में मैं जब पूरा डिटेल्स निकालना शुरू करा तो काफ़ी सारे लोगों ने गड़बड़ की थी, तो मैं सबके ऊपर एतराज़ किया। ना इसमें कोई मैं जो है किसी एक पार्टी को फेवर नहीं कराया, ना किसी एक अगेंस्ट था। तकरीबन सभी, आप बड़े बड़े पार्टी बोलो या छोटे छोटे पार्टी बोलो, हर एक के उसके अंदर जो भी जहाँ दस्तियाँ थे मैं एतराज़ात किया। सबसे पहले ये गुस्ताख की बात कर लूँ तो अच्छा रहेगा। इन्हों जो है 2 नॉमिनेशन डाले थे, पहले इन्हों ज़रा घबराए हुए थे, एक डाले तो क्या होता है कि क्या नहीं है बोल के, शायद इसलिए 2 डाले। तो बहरहाल दोनों में कुछ गड़बड़ थे, हालांकि एक ही तारीख को बने दो, मगर कुछ दोनों में गड़बड़ थी। बहरहाल जो भी है तो आप लोगों को आगे चल के मैं बताऊंगा दोनों के बारे में। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से जो पहला नॉमिनेशन इनका था वो उसके ऊपर मैं एतराज़ात किया, और वो जो है रिटर्निंग ऑफिसर ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से उन एतराज़ात को जो है एक्सेप्ट करते हुए उसका पहला नॉमिनेशन जो है रिजेक्ट किया, जिसका वीडियो जो है मैं आप डाल रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। मोहम्मद अकरम गारू కొన్ని అప్లికేషన్స్ రేట్ చేయడం జరిగింది। అంతేగాక వారు రాజాసింగ్ గారు ఫామ్ ఏ అండ్ బి దీంతో పాటు సమర్పించనందున ఈ యొక్క నామినేషన్ ను తిరస్కరించడమైనది। तो देखा आपने कैसे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की करम से रिटर्निंग ऑफिसर ने इनका पहला नॉमिनेशन इस मलून का रिजेक्ट किया और गुस्ताख़ रसूल का। तो अब मैं आपको दूसरे के बारे में भी बताऊंगा कुछ, उससे पहले आप ये दूसरे नॉमिनेशन का वीडियो भी देख लीजिए क्या क्या वहाँ पर हुआ। बहरहाल तो आपको उससे क्लियर पिक्चर मिल जाएगा क्या हुआ या क्या नहीं हुआ, फिर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्या हुआ। అట్లాగే రాజాసింగ్ గారి రెండవ నామినేషన్ పేపర్ సీరియల్ నంబర్ 43 ను పరిశీలనకు స్వీకరించడం జరుగుతుంది।
code of different things. But see, in part 5, part 2, everything the affidavit is printed, but only tick mark is with a pen. So I have a doubt whether it was done later or what. So the returning officer should clarify from the, please wait, from the contesting candidate where he has put that tick exactly. Because rest all is printed and the tick is by pen. So I don't know it's put it now or it was done during filing or when. ఏదైతే నామినేషన్ ఇచ్చిండో ఇచ్చే నాటికే అది టిక్ చేయబడే మాకు ఇవ్వడం జరిగింది करके दिया मतलब या आपको कैमरे पे रिकॉर्ड है ना सर? మీకు ఆన్సర్ ఇచ్చినాం कैमरा మీరు ఏదైతే అలిగేషన్ చేస్తున్నారో తర్వాత టిక్ చేసినని అది కాదు అని చెప్తున్నాం అట్లా చేయాల్సిన అవసరం మాకు లేదు ओके again there is here this block is blank. There is one block which is blank. I don't know what is for it is for. Sir, here, wait. Here also again there is a pen tick. Sir, show please on the camera. Overruled. Okay, you overruled, sir. You have a right. And see, there is a correction on the amount of fine imposed. चलिए अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने दूसरा वीडियो भी देख लिया। तो अब देखिए मेरा जो नॉमिनेशन रिजेक्ट करने का रीज़न था वो कुछ लीगल ग्राउंड्स के ऊपर था जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आगे चल के। अब देखो भाई, पहली तो बात, हर एक कंटेस्टिंग कैंडिडेट को ये अख्तियार रहता कि स्क्रूटिनी के दिन वो दूसरे सामने वाले जो भी आपके कंटेस्टेंट्स हैं उनके जो भी नॉमिनेशन पेपर्स है और उसके डॉक्यूमेंट्स आप जो लगाए हुए हैं वो सबको देख के उसमें कुछ अगर ऑब्जेक्शंस है, एतराज़ात है तो कर सकता। तो मैंने इस हक़ का इस्तेमाल करते हुए जो ऑब्जेक्शंस करे। तो पहला तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग देखे एक्सेप्ट हो गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक नॉमिनेशन तो गया, समझो तो 50% काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब बचा 50% था। अब दूसरे 50% में मैं बोला भाई पहले आप जैसा कि आप लोग देख चुके हैं वीडियो में, मैं आपको बता दिया क्या क्या था। खैर रिटर्निंग ऑफिसर ने उसको ओवररूल कर दिया। तो उसके बारे में मैं आपको बताऊं कि ये कोई फाइनल डिसीजन नहीं होता। स्क्रूटिनी में क्या रहता, जैसा दूसरे ऑफिसर से भी मालूम करा तो उसमें ये बोले कि भाई ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्शंस रहते कि थोड़ा लिबरल क्वासी जुडिशियल जो है अथॉरिटी टाइप हियरिंग रहती है, जिसमें इंक्वायरी जो है वो जुडिशरी की तरह ही होती है, लेकिन जो डिसीजन मेकिंग है वो कोई प्रेसिडेंट को फॉलो करते हुए, मतलब पुराने कोई डिसीजन को फॉलो करते हुए सेम डिसीजन देना बोल के ऐसा कोई कंपल्शन नहीं रहता। क्वासी जुडिशियल को आप हिंदी में अगर बोलेंगे तो अर्ध न्यायिक, या अगर उर्दू में बोले तो नीम अदालत। तो उनमें क्या रहता कि भाई आपको कोई प्रेसिडेंट फॉलो नहीं करना पड़ता, आपको उस वक्त जो समझ में आ रहा उसके हिसाब से आप ऑफिसर के ऊपर रहता है कि डिसीजन अपना दे दे, बट दैट इज चैलेंजेबल इन द कोर्ट। तो उनका ये रहता कि इमीडिएटली अगर आपका ऑब्जेक्शन ओवररूल कर भी रहे हैं तो आप ऑर्डर की कॉपी देना कि क्यों ओवररूल कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि मैंने ओरल एतराज़ात किए थे और जो जवाब भी मुझे मिला जो ऑफिसर की तरफ से वो भी ओरल डिसीजंस थे, तो उसका कोई रिटर्न वो नहीं था। तो फिर मैंने उनसे दरख्वास्त की कि भाई आप इसका कुछ मुझे एक्नॉलेजमेंट दीजिए। तो थोड़ा सा वक्त लगा कुछ वजूहात की वजह से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे एक कवरिंग लेटर के साथ ये दिया ऑर्डर के आपके जो एतराज़ात थे कुछ एक्सेप्ट हुए, कुछ नहीं एक्सेप्ट हुए, किसी पे रिजेक्शन हुआ, किसी पे नहीं हुआ। और उसका जो वीडियो फुटेज है वो मुझे पूरा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह प्रोवाइड करे, जो कल मुझे मिला। तो मैं बस आप लोगों को बताने के लिए उसका जो है क्लिप्स मैं अभी जैसा कि आप लोग देखें और दूसरे कैंडिडेट्स के भी हैं तो वो भी मैं इंशाल्लाह अपलोड करूँगा। जैसा एक इम्पोर्टेंट मेरे को अभी नाम याद आ रहा, जो सुनीता करके हैं, जो मोहतरमा जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की कैंडिडेट है, उन्होंने चार डाले थे। उनको तो क्या बोल सकते, ज़्यादा ही हैबत हो गई थी शायद। और उन्होंने तो खुद बेचारे आए थे, मोहतरमा शायद वकील हैं पेशे से, तो फिर भी बहुत सारा कंफ्यूजन था उनके अंदर। आप लोग को उनका भी क्लिप मैं अभी डालूंगा तो आप देखेंगे भी। Yes, you have free right, but it should not be ill motive. That is very easy. Then you should not come with the ill motive. ఆ రూల్ ఉందా రామచంద్ర? ఏ రూల్
ప్రకారం అడుగుతున్నాయని అడగండి. ఆయన క్యాండిడేట్ అంటే బిచ్చరు ఇంటర్ఫియరింగ్ ఇన్ మై ఇనాగ్రేషన్. आप you are also self respectable also you have objection he couldn't do this for him. No, you have no right. Citing some. You have no right. He has the right to object. Everyone has the right to object. So I can object in this. Yes. Surely then I will. Then 7. See, we can't say that as if you are saying that yours is right and you are saying based on our nomination. You have applied with it. Who objected? आपका अधिकार कि हमारा లేదండి తెలియదాన్ని చూపిస్తాడా మనకి ఇప్పుడు ఒక మాట నేను ఒక మాట చెప్తాను. ఇప్పుడు ఆయన చూపించుకుంటే ఇందులో 7 ఉన్నది ఇందులో 7 ఉండాలని చూపించుకుంటే పర్ఫార్మెన్స్ దాంట్లో మేము బేస్ చేసుకున్నాం. మీ ప్రొఫైల్ ప్రకారం మీకు ఫాలో ప్లీజ్ ఫాలో యువర్ मेरा देखो आप भाई आपका मेरे से कंपेयर क्यों कर रही है? ये मेरा क्वेश्चन है, माय क्वेश्चन है। See, I will answer, then you can reply. You will have one day time to reply. You have one day time to reply till tomorrow. You can also reply till tomorrow. वेल आप जो भी बोलिए, ये कांग्रेस बोलो, आप बीजेपी बोलो, सब एक ही है। तो आप लोग देख लीजिए इनका कैसा बिहेवियर रहा। खैर ठीक है, जो भी रहा। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल करम रहा कि कांग्रेस के जो कैंडिडेट है, बल्कि मैडम, उनके 4 नॉमिनेशन में ऑफिसर ने 3 नॉमिनेशन को रिजेक्ट किया, 1 को एक्सेप्ट किया। बहरहाल उस पर भी मैंने एतराज़ात किए थे और रिकॉर्ड हो गया सब कुछ। तो अब देखेंगे आगे क्या होता है। तो बहरहाल हाँ, तो सबसे अहम बात मैं बोल रहा था कि वो मैडम के अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के नज़र से मैं कुछ नहीं करा। मेरे को अल्लाह ताला ने जितनी मामूली सी नॉलेज दी है और जो समझ दी उसके हिसाब से मैं अपना काम करा। तो अल्लाह का करम रहा कि कांग्रेस के कैंडिडेट के 4 में से 3 नॉमिनेशन पेपर जो है वो रिजेक्ट हुए और 1 एक्सेप्ट हुआ। अब बहरहाल अब वो रिटर्निंग ऑफिसर का अपना डिसीजन था। अब अल्लाह आलम क्यों उन्होंने ऐसा किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के तो क्लियर रूल्स है, जहाँ ब्लैंक्स होते हैं वहाँ तो रिजेक्ट करना ही करना है, इनके हैंडबुक में तक लिखा हुआ है। बट ठीक है, अब जो भी हो गया हो गया। अभी हमारे पास लीगल ऑप्शंस है उसके, हम कोर्ट को जाएंगे इसको लेके। तो बहरहाल चाहे कोई भी रहो, कांग्रेस वाले रहो या वहाँ से, या बीजेपी वाले रहो या कोई और पार्टी वाले रहो, उनका समझे काम खत्म हो गया। सियासी जो उनका सफर था उसकी खबर खुद गई, अंदर दल गया, मट्टी भी पड़ गई। अब खाली पक्का काम होना बाकी है, वो इंशाल्लाह 3 तारीख के बाद अल्लाह चाहे तो हम अपने लीगल टीम से कंसल्ट करके कैसा उसके ऊपर एक्शन लेना है लेंगे। वैसे ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, क्योंकि इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि ये जो सब बदमाशा लोग हैं, इन लोगों का हारने का वक्त आ चुका है, क्योंकि अब गोशा महल को गच्ची बौली बनना है। तो अब इनका कुछ भी होने वाला नहीं है। जो होगा वो हमारे मामू का होगा। मामू बोल तो समझ गए ना, मामू को जिताना है। कौन बोले? हमारे बड़े चाचा बोले। समझ गए होंगे आप बड़े चाचा किसको बोल रहे, समझे ना। हैदराबाद वाले बहुत होशियार रहते, जल्दी समझ जाते, ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। मामू बोल दिए तो बस एक आदि मामू कौन बोले किसको बोले सो पूरी डिटेल निकाल लेते। अब ये मलून जो है बहुत बोलते रहता था, इन्होंने आए उन्होंने आए। अरे भाई, पहले एक मामूली सा आशिक़ रसूल आ गया जिसकी सियासी समझ बड़े बड़े लोगों के पैरों की धूल के बराबर है, उन्हें तुम्हारे सियासी कैरियर को दफन कर दिया। तो अब तुम उसमें से उठ नहीं सक रहे, जबरदस्ती के बुलडोजर को बुला लिए। अरे मेरे को निकालो, मैं अंदर हूँ बोल के। अब बुलडोजर काम में नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, मट्टी पड़ गई तुम्हारे ऊपर, सियासी कैरियर तुम्हारा गया। अब बुलडोजर ला लो, बुलडोजर के बाबा को ला लो, बुलडोजर के चिच्चा को ला लो, कोई होने वाला नहीं है।
कोई काम में आने वाले नहीं है। फिनिश, दी एंड। खाली जुडिशरी का ठप्पा पड़ना बाकी रह गया, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे देश के संविधान पे, आयन पे और जुडिशरी पे मुझे पूरा भरोसा है। खुद बोलते थे एक मर्द को लाओ है, तुम मर्द थे तो एक डालना था, एक ही नॉमिनेशन डाल के रखना था, डर के दो दो डाल लिए। हमारे को बोलते दो डालते, 3 डालते, 4 डालते बोल के। आओ भाई, हमारे को है 4 का, तुम्हारे को कहाँ से आया, तुम कहीं को 2 डाले। खैर ठीक है, वो जान दो, डाल दिए तो कानून इजाजत दे रहा, डाले, अच्छा करे। दोनों को भी इंशाल्लाह हम पार लगा देंगे। एक तो हो गया पार, दूसरा भी अबकू जबकू है समझो, कभी भी किधर भी हो जाता। तो बहरहाल अब पब्लिक समझदार है, ये सब जानने वाले लोग हैं, तो लिहाजा बड़े चाचा बोले जैसा हमारे सीधा किसको देना है वोट, मामू को देना है। समझ गए ना? बस यही बोलना था। और भी अगर कुछ रहेगा इंशाल्लाह फ्यूचर में तो मैं आप लोगों के सामने आता रहूँगा और बताता रहूँगा। आप लोगों से गुजारिश है कि दुआ करिए, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने अगर चाहा तो दी एंड बहुत नज़दीक है इस गुस्ताख का। दी एंड से मतलब सियासी सफ़र का दी एंड। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर। और अगर आप लोग हमारे बड़े चाचा को नहीं पहचान रहे कौन है बोले तो उनका एक डायलॉग याद आ रहा, आप भी बोल देता हूँ। किसी की माँ नहीं जनी जो मुझे आज बोलने से रोक सके, क्योंकि ये बोलने का हक मुझे किसी संगी ने नहीं, किसी खानदानी ने नहीं। इस बोलने का हक मुझे मेरे संविधान ने दिया है, जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा है। और सबसे बड़ी बात, अगर मेरा रब नहीं चाहता कि मैं बोलूं तो मुझे गूंगा पैदा करता। जब मेरे रब ने मुझे इजाज़त दी है बोलने की और ये नेमत से नवाजा है तो मैं बोलता हूँ, बोलता रहूँगा इंशाअल्लाह। हज व उम्रा की बेहतरीन खिदमत का भरोसेमंद नाम अल-हिंद ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, सऊदी अरब और हिंदुस्तान से मंजूर शुदा अल-हिंद ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, मक्का और मदीना के करीब रिहाइश और हैदराबादी लजीज खाने, मुक़द्दस मुकामात की ज़ियारत, डायरेक्ट फ्लाइट, 15 दिन का पैकेज डीलक्स सिर्फ और सिर्फ 95,000 रुपये और बजट पैकेज सिर्फ 85,000। इसके अलावा लग्जरी ट्रांसपोर्टिंग। उजलत करें, देर ना कीजिए, इस सुनहरे मौके से फ़ायदा उठाएं। अल-हिंद ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, फर्स्ट फ्लोर, बाबू खान स्टेट, बशीरबाग। मज़ीद जानकारी के लिए 9949940160 या फिर 04048549586 पर भी राब्ता कर सकते हैं।